पिछले 50 सालों में जितनी भी वॉर्स लड़ी गई हैं, उनमें से शायद सबसे भयानक 1980 में लड़ी गई ईरान और इराक की वॉर है, जो 8 साल तक चली थी और जिसके नतायज आज भी मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। इस एक वॉर ने मिडिल ईस्ट के सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए और आज मिडिल ईस्ट में जो आग हम देख रहे हैं, इसके ताने बाने 1980 की इसी वॉर से जाकर मिलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1980 की ईरान इराक वॉर के बारे में, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हमारे पास एक दिलचस्प विषय है, लेकिन पहले मैं कॉफी बनाऊंगा और फिर हम जारी रखेंगे। ये है ईयर 1979। ईरान में इस वक्त एक जबरदस्त रेवोल्यूशन चल रही है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पिछले 26 सालों से ईरान पर हुकूमत करने वाले शाह को हटाकर एक इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को लाना चाहते हैं। ईरानी लोग शाह को अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का वफादार समझते हैं, क्योंकि 1953 में यूएसए और यूके ने उस वक्त के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ईरानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कू करवा कर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का किंग बनाया था। ये प्रोटेस्ट्स इतनी शिद्दत पकड़ते हैं कि आखिरकार 11 फरवरी 1989 को शाह ऑफ ईरान का तख्ता उलट दिया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी बनते हैं ईरान के नए लीडर। ईरान की इस नई रजीम को शिया मुस्लिम्स लीड कर रहे हैं और वो सारी वेस्टर्न पावर्स के बहुत खिलाफ हैं। हजारों मील दूर अमेरिका ये सब कुछ बहुत शौक में देख रहा है। मिडिल ईस्ट में उसका सबसे पुराना दोस्त अब उसका दुश्मन बन चुका है। लेकिन शौक में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से कंट्रीज हैं। ईरान ने पड़ोसी अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत और इराक तक रेडियो ब्रॉडकास्ट्स करनी शुरू की और वहां के लोगों को भी पंप करना शुरू किया कि वो भी इनकलाब के लिए सड़कों पर निकलें। इन सब अरब कंट्रीज को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। सऊदी किंग को डर है कि कहीं ईरान जैसी रेवोल्यूशन इधर आ गई तो शाह ऑफ ईरान की तरह उसका तख्ता भी उलट सकता है। इधर इराक में सद्दाम हुसैन को डर है कि ईरानी इनकलाब को देखते हुए कहीं इराक की शिया मेजॉरिटी आबादी भी उसके खिलाफ ना उठ खड़ी हो। लेकिन यहाँ पर सद्दाम हुसैन को एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। असल में पिछले कई सालों से इराक और ईरान इस बॉर्डर पर लड़ते आए हैं। ये बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट है, क्योंकि यहीं से दोनों मुल्क अपना तेल बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 1975 में इन दोनों कंट्रीज के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद इराक को इस बॉर्डर का कंट्रोल ईरान को देना पड़ा। सद्दाम इस ट्रीटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि किसी भी तरह ईरान से ये एरिया वापस ले। और अब ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, बिकॉज इस रेवोल्यूशन ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया था। ईरानी आर्मी जिसको कभी अमेरिका फंड करता था, अब बहुत वीक हो चुकी थी, बिकॉज उसके ज्यादातर कमांडर्स या तो जेल में थे या फिर वो फांसी लग चुके थे और बाकी आर्मी बच जाने वाले शाह के सपोर्टर्स से लड़ रही थी। सद्दाम को लग रहा था कि ये परफेक्ट मौका है कि ईरान पर अटैक करके इन सारे ऑयल रिच एरियाज को वापस इराक में शामिल किया जाए। सद्दाम को यह भी लगता था कि अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो पूरा अरब उनको सपोर्ट करेगा और वो एक तरह से पूरे अरब के लीडर बन जाएंगे। इसी माइंडसेट के साथ 1980 में सद्दाम 10,000 इराकी फौजियों के साथ ईरान पर अटैक करने का प्लान करता है। और अब जिस चीज की शुरुआत होने वाली है वो सिर्फ एक वॉर नहीं, बल्कि ऐसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जो अगले 40 साल तक मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाले हैं। 22 दिसंबर 1980 को इराकी एयरफोर्स ईरानियन एयर बेसिस पर सरप्राइज अटैक करती है और दूसरी ही तरफ 10,000 इराकी फौजी बसरा क्रॉस करके सदरन ईरान में एंटर होते हैं। दूसरी तरफ ईरान के पास अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को दिए थे। ईरानी एयरफोर्स भी जवाब में इराकी ऑयल फील्ड्स पर बम्बार्डमेंट करती है। इस वॉर के असरात पूरे रीजन में फैलना शुरू होते हैं और कई फॉरेन प्लेयर्स भी इस वॉर में टपक पड़ते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है इसराइल की। इसराइल चाहता है कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहें, क्योंकि दोनों ही उसके अगेंस्ट हैं, मगर इसराइल को ज्यादा खतरा इराक से है। इसलिए इसराइल सीक्रेटली ईरान को हथियार सप्लाई करता है। हालांकि इसराइल और ईरान के बीच ईरानी रेवोल्यूशन के बाद से रिलेशंस बहुत हॉस्टाइल हो चुके हैं, बट वो कहते हैं ना, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कुवैत इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरानी रेवोल्यूशन है और वो किसी भी तरह ईरानी शिया रजीम को कुचलना चाहते हैं।
हैं। ईस्टर्न साइड पर चाइना भी बहुत गौर से इस वॉर को ऑब्जर्व कर रहा है। चाइना ने ऐलान तो यही किया था कि वो न्यूट्रल रहेगा, मगर वो दोनों ही कंट्रीज को हथियार सप्लाई कर रहा है और आगे चलकर वो ईरान का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर बनने वाला है। अगले पूरे एक साल 1981 के एंड तक ये वॉर इन बॉर्डर एरियाज में ही रहती है। कभी इराक आगे बढ़ता है तो कभी ईरानी फोर्सेस इराकी आर्मी को वापस पुश कर देती हैं। ग्लोबल पावर्स को यही लगता है कि ये वॉर एक स्टेलमेट में है, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई सीज फायर हो जाए ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर जो इस वॉर का इम्पैक्ट आया हुआ है वो खत्म हो। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। सद्दाम सीज फायर के लिए मान जाता है, बट खुमैनी नहीं मानता, बिकॉज वॉर अब खुमैनी रजीम की जरूरत बन चुकी है। पूरा मुल्क इस जंग की वजह से खुमैनी के पीछे खड़ा हो चुका है। खुमैनी की एक ही डिमांड है कि ये वॉर तब खत्म होगी जब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन करेगा। सद्दाम जाहिर है ये नहीं मानता और ईरान फुल ऑफेंसिव पर चला जाता है। इराकी आर्मीज पहले ही जैग्रोस माउंटेन रेंज की वजह से ईरान के सेंट्रल शहरों तक नहीं पहुंच सकी थी। ईरान इस मौके को यूटिलाइज करते हुए काउंटर अटैक करता है और इराकी आर्मी को वापस धकेलते हुए इराक में घुस जाता है। 1982 के मिड तक ईरानी आर्मी बसरा तक पहुंच चुकी थी। अगर ईरान बसरा पर कब्जा करता है तो वो इराक की ऑयल सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है। सद्दाम हुसैन अब हेल्पलेस फील कर रहा है, सो वो अरब कंट्रीज और अमेरिका से मदद मांगता है। अमेरिका पहले ही इस मौके की तलाश में था। वो फौरन सद्दाम की अपील पर एग्री करता है और उसे ईरानी आर्मी से रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयर करता है। अब यहीं पर इस वॉर में एक और प्लेयर की भी एंट्री होती है और वो है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ वॉर में है और वहां पर तालिबान रेवोल्यूशन को कुचलना चाहता है। ऐसे में ईरान की शिया रेवोल्यूशन उसके लिए एक और खतरा बन सकती है। इसीलिए सोवियत यूनियन भी इराक को हथियार सप्लाई करना शुरू करता है। दुनिया की दो सुपर पावर्स जिनकी आपस में कोल्ड वॉर चल रही है, वो एक ही कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। बसरा के करीब लड़ाई में बहुत शिद्दत आ चुकी है। इराकी आर्मीज बसरा के इर्द गिर्द माइंस बिछा देती हैं, जिससे हजारों ईरानी फौजी मारे जाते हैं। ईरान बसरा तो नहीं ले पाता, मगर इस लड़ाई ने सद्दाम हुसैन की पोजीशन बहुत वीक कर दी है और यहीं पर एंट्री होती है इराक के नॉर्थ में रहने वाले कुर्दिश लोगों की। कुर्द इराक के नॉर्थ में रहने वाला एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिन्हें कई सालों से सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट दबाती आई है। इस वॉर में उन्हें सद्दाम हुसैन से छुटकारा पाने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुर्दिश लोगों ने इराकी आर्मी के खिलाफ बगावत कर दी और ईरान ने भी उन्हें सपोर्ट भेजना शुरू कर दी। तो अब सद्दाम की आर्मी नॉर्थ में कुर्द और ईस्टर्न साइड पर ईरानी आर्मी से लड़ रही थी। अब साल था 1984। इराक ने पर्शियन गल्फ से गुजरने वाले ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए और जवाब में ईरान ने भी इराकी ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। कई 100 कमर्शियल शिप्स तबाह हो चुकी थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल जाया हो रहा था और ये वो ऑयल था जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज को जाता था और इसी तेल से उनकी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट चल रही थी। साल 1985 के चढ़ते ही इस वॉर में शिद्दत आ चुकी थी। कुर्द अब भी जोर पकड़ रहे थे और यहीं पर सद्दाम ने वो कदम उठाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। सद्दाम ने कुर्द और ईरानी आर्मी के खिलाफ केमिकल वेपन्स यूज करना शुरू कर दिए और इराक को ये सारे केमिकल वेपन्स अमेरिका सप्लाई कर रहा था। इराक ने ईरानी शहरों पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स और एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इन अटैक्स में 16,000 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर सिविलियंस थे। ईरान ने भी जवाब में बगदाद पर मिसाइल अटैक्स किए जिसमें बहुत से शहरी मारे गए। अब इस वॉर में आम लोग मारे जा रहे थे और यहीं पर अमेरिका ने डबल गेम करना शुरू की। एक तरफ अमेरिका इराक को केमिकल वेपन सप्लाई कर रहा था और दूसरी तरफ उसने ईरान को भी मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर दी और इस सब के पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे, जो ईरान और इराक से आने वाले इस पैसे से सेंट्रल अमेरिका में एक सीक्रेट मिशन को फंड कर रहे थे, जो आगे चलकर ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल के नाम से मशहूर हुआ। इन्हीं हालात में 3 और साल गुजर गए। अब ईयर था 1988। ईरान और इराक पर्शियन गल्फ में एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे थे। अब कुवैत ने भी अमेरिका पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो उसके ऑयल टैंकर्स को ईरानी मिसाइल अटैक से बचाए और इस रिक्वेस्ट के जवाब में अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपने बहरी बेड़े खड़े कर दिए। अभी इधर ये मामला चल ही रहा था कि नॉर्थन साइड पर ईरानी आर्मी और कुर्दिश फाइटर्स ने मिलकर इराकी शहर हलबजा पर कब्जा कर लिया, मगर इसके जवाब में इराकी आर्मी ने इस पूरे शहर पर केमिकल बॉम्बिंग शुरू कर दी। और सिर्फ इस शहर पर ही नहीं, इराकी आर्मी ने आसपास के सारे कुर्दिश एरियाज पर भी अंधाधुंध बॉम्बिंग शुरू कर दी। ये इस कदर शदीद अटैक था कि 50,000 से 1 लाख के करीब लोग मारे गए, जिसमें से 90
90% सिविलियंस थे। इन अटैक से ईरान में भी खौफ फैल गया कि कहीं इराकी आर्मी ईरानी शहरों पर भी ऐसी केमिकल बम्बार्डमेंट ना शुरू कर दे। आयतुल्लाह खुमैनी पर अब बहुत प्रेशर आ चुका था कि ये वॉर खत्म की जाए, क्योंकि ईरानी इकोनॉमी भी बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। 8 साल गुजर चुके थे और 10 लाख के करीब लोग मारे जा चुके थे। दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज तबाह हो चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों कंट्रीज पर सीज फायर के लिए दबाव डालना शुरू किया। ऐसे में 1988 में एक अमेरिकन शिप ने एक ईरानी पैसेंजर एयरप्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया। इस एयरप्लेन में 290 पैसेंजर्स थे। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस रिलीज जारी किया कि इट वाज अ मिस्टेक और अमेरिकन शिप ने गलती से ये जहाज गिरा दिया था। प्रेसिडेंट रीगन ने मरने वाले पैसेंजर की फैमिली से माफी मांगी और उन्हें कॉम्पनसेशन पे की, मगर फिर कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने उसी शिप के कैप्टन को मेडल भी दिया, जिससे ईरान को महसूस हुआ कि ये अटैक गलती नहीं बल्कि इंटेंशनल था। ईरानी लोगों में खौफ फैल गया कि अब अमेरिका भी डायरेक्टली इस वॉर में उन्हें टारगेट कर रहा है। एक तरफ इराकी फोर्सेस की बम्बार्डमेंट थी और दूसरी तरफ ऐसे इंसिडेंट्स। आयतुल्लाह खुमैनी पर सीज फायर का प्रेशर बढ़ने लगा और फाइनली 20 अगस्त 1988 में दोनों कंट्रीज के बीच सीज फायर हुआ और बॉर्डर्स में किसी भी चेंज के बगैर ये खूनी वॉर बिलाखिर खत्म हो गई। लेकिन ये वॉर मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिफाइन करने वाली थी। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में फुली इन्वॉल्व हो चुका था। इस वॉर ने ईरान के पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप रीडिफाइन कर दिए। ईरानी लीडर्स के नजदीक इराक को बैक करने वाले अरब कंट्रीज ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। यहीं से ईरान और सऊदी अरब के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुई और इसी वॉर के बाद ही ईरान ने फिर लेबनान, सीरिया और यमन में अपनी प्रॉक्सीज बनाने पर काम शुरू किया। इसी वॉर के बाद ही ईरान को फील हुआ कि अब वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता और अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे न्यूक्लियर पावर बनना होगा। दूसरी तरफ इराक भी इस वॉर में बुरी तरह तबाह हो चुका था। 8 साल लड़ने के बावजूद सद्दाम की आर्मी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इराक में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिनको सद्दाम ने बहुत वायलेंटली क्रश किया। इस वॉर की वजह से इराक पर कुवैत और सऊदी अरब का बहुत लोन चढ़ चुका था। सद्दाम को इस चीज पर गुस्सा था कि सऊदी अरब और कुवैत जो उसे ईरान के खिलाफ उकसा रहे थे, उसे सपोर्ट कर रहे थे, वो अब उस सारी सपोर्ट को एज अ लोन ट्रीट कर रहे थे। इसी गुस्से में सद्दाम ने कुवैत पर अटैक कर दिया और यहीं पर इराक के सो कॉल्ड दोस्त अमेरिका ने पलटी मार दी। अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया और इराकी फोर्सेस को कुवैती आर्मी के साथ मिलकर शिकस्त दी। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने सद्दाम को वॉर क्रिमिनल भी डिक्लेयर कर दिया। वही सद्दाम जिसे अमेरिका ईरान के खिलाफ हीरो बनाकर पेश कर रहा था। और फिर कुछ ही साल बाद 2003 में अमेरिका ने केमिकल वेपन्स की तलाश में इराक पर अटैक कर दिया। वही केमिकल वेपन्स जिनका रॉ मटेरियल अमेरिका खुद इराक को सप्लाई करता था। और सरप्राइजिंगली इराक को पूरी तरह बर्बाद करने के बावजूद अमेरिकन फोर्सेस को इराक में कोई केमिकल वेपन्स नहीं मिले। ईरान इराक वॉर हमें जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक देती है। अगर चंद लोगों की ईगो सेटिस्फाई होने, उनका फायदा होने में हजारों बल्कि लाखों लोगों की जान भी चली जाए तो ऊपर बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वॉर से एक और चीज ये भी पता चलती है कि जब भी 2 कंट्रीज आपस में लड़ते हैं, उसके पीछे किसी तीसरी पावर का हाथ जरूर होता है। वो पावर या तो बाहर की कोई कंट्रीज होंगे जो खुद डायरेक्टली जंग नहीं लड़ना चाहते, या फिर कोई हथियार बेचने वाली कंपनीज होंगी। आज दुनिया में जो भी वॉर चल रही हैं, उनकी एक्चुअल वजह को अगर आप ट्रेस करें तो वो आपको 1940s और 50s में जाकर मिलेंगी, जब अमेरिका और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।